साथियों नमस्कार। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के इस 19वें वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अध्ययन करेंगे। आधुनिक इतिहास का यह विषय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय से परीक्षा में निश्चित ही प्रश्न आते ही हैं। साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई समय में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ने, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने, प्रेस की भूमिकाओं ने, मध्यम वर्ग के उदय ने और साथ ही ब्रिटिश शासनकाल के आर्थिक नीतियों के परिणामों ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षा को जन्म दे दिया था। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत के महानगरों में अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन हो चुका था, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित लोग संगठित होकर राजनीतिक विकास के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया करते थे। राष्ट्रवादी चेतना की प्रवृत्ति का चरम उत्कर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में सामने आया था, जिसे संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन के औपचारिक आरंभ का शुरुआत माना जा सकता है। हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सी परिस्थितियां थी जिस कारण भारत में राष्ट्रवाद का जन्म होता है। तो हम पाते हैं सामाजिक और धर्म सुधारकों में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे भारतीय राष्ट्रवाद के जनकों ने भारतीयों के अंतर मन को झकझोर दिया था, जिसने भारतीयों में आत्मबल, विश्वास और राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया था। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में प्रेस की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, हिंदू पैट्रियट, दी हिंदू, क्रॉनिकल, मराठा केसरी, इंदु प्रकाश जैसी पत्रिकाओं और अखबारों ने भारतीयों के अंतर्मन में राष्ट्रवाद के प्रति गहरी छाप छोड़ने का प्रयास किया था। संचार के साधनों के विकास से, जैसे डाक सेवाएं, तार सेवाएं, रेल लाइनों का विकास आदि से भी भारतीयों के मन में राष्ट्रीय चेतना जागी थी। साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ था। कृषि के वाणिज्यीकरण और अंग्रेजी भूमि बंदोबस्त नीति ने लाखों लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया, जिस कारण भारतीयों के अंदर विदेशी राज्यों के प्रति नफरत फैल गई थी। अंग्रेजों द्वारा उद्योग, सेना, सरकारी नौकरियों एवं आर्थिक क्षेत्रों में भारतीयों के प्रति अपनाई जाने वाली भेदभावपूर्ण नीति ने भी भारतीयों में राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। साथियों इन सभी कारणों ने भारतीयों में राष्ट्रवाद के प्रति आकांक्षा को जन्म दे दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से हम लोग 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम चरण 1885 ईस्वी से 1905 के बीच माना जा सकता है। 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी के बीच का काल भारतीय राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण का काल माना जा सकता है और 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच के काल को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का तृतीय चरण माना जा सकता है। साथियों भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण की प्रमुख घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। बिना निर्धारित लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व होने के साथ साथ अपने उद्देश्यों और सीमा को निर्धारित कर चुका था। अब यह संस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी।
राष्ट्रीय आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस में उदारवादी गुट का भी सृजन होता है। राष्ट्रवादी आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण पूरी तरह गांधी जी के नेतृत्व में रहा। इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण को गांधी युग के नाम से भी जाना जा सकता है। साथियों, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई थी, जिनका उद्देश्य अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देना था। बंगाल में 1836 ईस्वी में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा अग्रणी संस्था थी। इस संस्था ने सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं सुधार कार्यों के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र दिया था। 1838 ईस्वी में कोलकाता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इस संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। 1843 ईस्वी में कोलकाता में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। यह संस्था भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर स्थापित हुई थी। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए स्थापित किया गया था। साथियों, कांग्रेस से पूर्व स्थापित इन संगठनों में किसी में भी राजनीतिक स्वाधीनता की कोई भी संकल्पना प्रस्तुत नहीं की थी। अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना उनका उद्देश्य नहीं हुआ करता था। वह केवल बड़े जमींदारों, व्यापारियों या थोड़े से अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के संगठन द्वारा ही निर्मित हुआ करता था। फिर भी कांग्रेस इन पुरोगामी संस्थाओं ने देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक चेतना जगाने का अनोखा कार्य जरूर किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया। ह्यूम द्वारा 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलनाथ दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष होने का गौरव व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्राप्त हुआ। इसके प्रथम मुंबई अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और इसका दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसमें कुल 343 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसका तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसमें 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इसका चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसमें 1248 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। साथियों, दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, जिसमें सभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में विशेषकर वकील, व्यापारी और बंगाल के जमींदार थे, इस प्रथम अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण मांगों को प्रस्तुत किया गया था। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर दिया जाए, सैनिक खर्चों में कटौती किया जाए और भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति किया जाए। 1888 ईस्वी तक कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में पारित मांग पत्र को विनम्र निवेदन के साथ अपने हर अधिवेशन में दोहराती रही। सन 1885 ईस्वी से 1904-5 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना तथा अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार के न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास हुआ करता था।
इन नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय आदि प्रमुख नेता थे। कांग्रेस के उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों के द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने का तरीका अपनाया था। साथियों, उदारवादियों के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए जो असंतोषजनक एवं अपर्याप्त थे। फिर भी इसे उदारवादियों के राजनीतिक प्रयास का परिणाम माना जा सकता है। साथियों, राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, के द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। सन 1905 ईस्वी से राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। इस चरण को नव राष्ट्रवाद या उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है। इसी समय स्वदेशी आंदोलनों और क्रांतिकारी आतंकवाद की भी शुरुआत होती है। कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी नीतियों से उग्रवादी नेताओं का शीघ्र ही मोह भंग हो गया और उन्होंने इस अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दे दिया। कांग्रेस के उग्रवादी या अतिवादी नेताओं में प्रमुख रूप से बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। उग्रवाद के महान स्तंभ बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की थी। उन्होंने लिखा भी था कि पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ब्राह्मण के एक हिंदू हैं और इसका कारण केवल हिंदू धर्म है। भारत में उग्रवाद को जन्म देने के कुछ प्रमुख कारण भी थे। ब्रिटिश सरकार की जनता को भड़काने वाली नीतियां, जैसे व्यवसाय पर से उत्पाद शुल्क की वापसी, विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल का विभाजन इत्यादि घटनाएं भारत में उग्रवाद को प्रेरित कर रही थीं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जैसे फारस और टर्की की जनता को अपनी स्वतंत्रता संघर्ष में मिली सफलता, अफ्रीका द्वारा इटली को पराजित करना, 1905 ईस्वी को जापान द्वारा रूस को पराजित करना इत्यादि घटनाओं ने कांग्रेस के एक गुट को देश की स्वतंत्रता के लिए उग्रवादी नीति अपनाने को प्रेरित कर दिया था। लॉर्ड कर्जन की नीतियां भी उग्रवाद को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा था। देशी समाचार पत्रों ने भी उग्रवाद को पनपने में सहयोग दिया। लाल बाल पाल उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभ माने गए। तिलक ने केसरी, बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया और लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर करारा प्रहार किया। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने भी उग्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई थी। राजनीतिक नेताओं ने पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति से श्रेष्ठ अपनी सभ्यता और संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ माना। सन 1904, 1905 और 1906 के अपने अधिवेशनों में कांग्रेस ने संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया था। उग्रवादी आदर्शवाद से प्रेरित अनेक भारतीय युवकों ने क्रांति के मार्ग को चुना और क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक माना जाता है। क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के दिलों में
दहशत फैलाकर उन्हें भारत से भगाने की योजना को अंजाम देने का प्रयास किया था। क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों में विभिन्न विचारधारा के लोग सक्रिय थे। एक वर्ग का मानना था कि ब्रिटिश सरकार से सशस्त्र संघर्ष करने के लिए भारतीय सेना और यदि संभव हो सके तो अंग्रेज विरोधी विदेशी ताकतों से भी मदद ली जाए, और दूसरी क्रांतिकारी आतंकवादी विचारधारा हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध अंग्रेज अफसरों और पुलिस वालों को सूचना देने वालों की हत्या तक ही सीमित रहना चाहते थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आतंकवाद का जन्म 1918 में पेश की गई विद्रोही समिति की रिपोर्ट से शुरू होता है। बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का आरंभ बंगाल विभाजन 1905 के बाद देखा गया, लेकिन इस घटना के पूर्व ही वहाँ कुछ क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आ चुके थे। पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय बार बार पड़ने वाले अकाल और भू राजस्व तथा सिंचाई करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ। पंजाब में अजीत सिंह लाला, लाजपत राय जैसे नेताओं ने आतंकवाद को जन्म दिया, परंतु देश में आतंकवाद निरोधी अधिनियम द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद यहाँ से अधिकांश क्रांतिकारी विदेशों को पलायन कर गए। भारत से बाहर गए क्रांतिकारी ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, अफगानिस्तान और जर्मनी में सक्रिय हुए। भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के प्रथम चरण में अनेक भारतीय अमेरिका और कनाडा में बस गए। इन लोगों ने वहां से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। अमेरिका में रह रहे भारतीय द्वारिकानाथ दास ने 1907 ईस्वी में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था, और सन 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी, और इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में एक साथ गदर अर्थात हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन किया, जो 1857 के विद्रोह की स्मृति पर आधारित था। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक बने। इसी क्रम में सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रत्यक्ष प्रहार था। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कारण यह बताया कि इतने बड़े प्रांत को विभाजित किए बिना इसका शासन सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि विभाजन का वास्तविक कारण था बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु हुआ करता था, और इसी चेतना को नष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। बंगाल को केवल बंगालियों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए ही नहीं बांटा गया, बल्कि बंगाल में बंगाली आबादी को कम करना भी सरकार का मुख्य उद्देश्य था। बंगाल विभाजन में एक और विभाजन, धार्मिक आधार पर विभाजन भी अंतर्निहित था। सन 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई। इस पर महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत ही शुरू होता है। साथियों, सन 1906 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों में विवाद उत्पन्न हो गया, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष के लिए चुनकर विवाद को समाप्त कर दिया गया था। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार,
राष्ट्रीय शिक्षा और शासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पास करवा लिए थे और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। सन 1907 ईस्वी में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल हुए। उधर बंगाल विभाजन हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक फूट डालने का सबसे बड़ा कारण बना। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा सन 1906 ईस्वी में हुई और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन बने। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इस दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। साथ ही कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। इसी बीच दिसंबर 1912 को होल्डिंग बम कांड की घटना भी घटित होती है। सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, जिसमें यूरोप 2 महाशक्तियों के गुट में बट जाता है। उदारवादी भारतीय नेताओं ने इस आशा से ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया था कि उनके सहयोग के बदले में उनकी स्वराज अर्थात स्वशासन की मांग को पूरा कर दिया जाएगा। राष्ट्रवादी नेता तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दिनों में सरकार के सहायता करने हेतु धन और सेना के लिए सिपाही की व्यवस्था के लिए गांव का दौरा भी किया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की बुद्धिमत्ता और सहानुभूति के रवैया के कारण प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत का पूर्ण समर्थन मिला। सन 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ कांग्रेस का सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता श्री अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी, 2 घटनाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। लखनऊ अधिवेशन 1916 की वे 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। उग्रवादियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, का एक बार फिर कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ। 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार जिन्ना ने हिस्सा लिया और उसी वर्ष कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी जिन्ना उपस्थित थे। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में उग्रवादी और उदारवादियों को पुनः एक करने में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसी क्रम में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने की दिशा में प्रचार प्रसार किया था। होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। तिलक और एनी बेसेंट ने स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए आयरलैंड का उदाहरण सामने था। स्वशासन आंदोलन की व्याख्या जनवरी 1914 ईस्वी को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था, जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर
धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद एनी बेसेंट इसकी समर्थक बन गई। दूसरी ओर बाल गंगाधर तिलक को इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा। फलस्वरूप होम रूल लीग आंदोलन नेतृत्व विहीन होने के कारण समाप्त हो गया। साथियों, पहले विश्व युद्ध की समाप्ति और उसमें भारतीयों का सहयोग, क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी तथा होम रूल लीग आंदोलन की लोकप्रियता भारतीय ब्रिटिश सरकार को अपनी भारत के प्रति नीतियों में परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया था। 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई, जिसका निष्कर्ष था भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, जिसमें शासक जनता के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। मॉन्टेग्यू भारतीय नेताओं से अपनी योजना पर बातचीत के उद्देश्य से सन 1917 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए। यहाँ के नेताओं से विचार विमर्श के बाद मॉन्टेग्यू ने संवैधानिक सुधारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जो कालांतर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर भारत सरकार अधिनियम 2019 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू ने इसे संसद द्वारा निर्मित सरकार और भारत के जनप्रतिनिधियों के बीच सेतु की संज्ञा दी, परंतु कांग्रेस ने इन सुधारों को अपर्याप्त और असंतोषजनक और निराशाजनक बताया। 1919 ईस्वी के अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। प्रांतीय विषय पहली बार आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित हुए। भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने संबंधी अधिकार पहली बार मिला। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है और अधिनियम में 10 वर्ष के बाद समीक्षा हेतु एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति की भी प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण शुरू हो जाता है, जिसका समय सन 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। इसे गांधीवादी युग के भी नाम से जानते हैं। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह और 1918 को खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी लिखी थी। सन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद भी आरंभ हुआ। प्लेग बोनस वो गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। सन 1919 ईस्वी में गरीबी, बीमारी, नौकरशाही के दमन चक्र और युद्ध काल में धन एकत्र करने में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पनप रहे असंतोष ने उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया। सन 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा से रॉलेट एक्ट पास हुआ। रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट जनता की साधारण स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था और अंग्रेजी सरकार की बर्बर और स्वेच्छाचारी नीति का स्पष्ट प्रमाण था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर आलोचना किया था और सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की इस भयंकर त्रासदी ने अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड ने कठोर से कठोर मानव के हृदय को दहला देने वाली इस घटना ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला।
और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। सन 1920-21 का असहयोग आंदोलन सचमुच भारत का पहला जन आंदोलन था। इसका सूत्रपात एक क्रांतिकारी कदम था जिसने कांग्रेस के स्वरूप और स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन ला दिया था। कांग्रेस अब लोकप्रिय, लोकतांत्रिक, अखिल भारतीय संस्था और भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में अजीब सी निराशा का माहौल बन गया और CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था, की स्थापना की। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के एक अभिन्न हिस्से के रूप में ही प्रचारित किया और साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया। 1925 ईस्वी को CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल की शक्तियां कम होने लगी और पार्टी में सांप्रदायिक भावनाओं तथा सरकार के प्रति असहयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। उधर उत्तर भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तरी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका तैयार की। भगत सिंह ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा भी चलाया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इसी क्रम में बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल में सूर्यसेन, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। सन 1927-28 में साइमन कमीशन की भारतीय अधिनियम 1935 के तहत संवैधानिक आयोग ने नियुक्ति की। जिस समय साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, उस समय भारत में समग्र राजनीतिक वातावरण क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों के कारण भयानक उत्तेजनापूर्ण था। सांप्रदायिकता के कारण दंगा और खून खराबा हो रहा था। सन दिसंबर 1927 ईस्वी को मद्रास में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंसारी कर रहे थे, ने साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया और जहां जहां साइमन कमीशन गए वहां वहां साइमन गो बैक के नारे के साथ उनका बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के इसी क्रम में 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थी: भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, भारत में एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर ही रहेगी, नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर दी गई। 1928 ईस्वी में लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श भी हुआ। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों के 14 मांगों की एक सूची जारी की, जिसे 14 सूत्री फार्मूला भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख मांग थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा, केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन इत्यादि। कांग्रेस के
कोलकाता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई। 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह निरस्त घोषित कर दिया गया। 1929 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। महात्मा गांधी को इसकी बागडोर सौंपी गई। वायसराय इरविन के समक्ष गांधी जी द्वारा 11 मांग पत्र सूची प्रस्तुत किया गया। गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगों को न मांगे जाने पर इरविन को एक पत्र लिखते हैं, मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। और इस प्रकार 12 मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई और 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया और इसे पूरा समर्थन भी मिला। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे कुचलने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी के बीच में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। यह मुख्य शर्तों पर आधारित थी। 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में चला। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने ही इसमें हिस्सा लिया। 1932 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 ईस्वी को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया बल्कि दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। इस पुनः समझौते के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई और उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 का कांग्रेस ने पूर्ण बहिष्कार किया। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया। 1935 के भारत सरकार के अधिनियम की मुख्य बातें यह थी कि भारत के लिए एक संघ स्थापित करना जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और उन देशी रियासतों को शामिल होना था जिसमें स्वेच्छा से शामिल होने की बात कही गई। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू द्वैध शासन को अब केंद्र में लागू कर दिया गया। इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। सन 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग की गई। सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। इसी क्रम में क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे से बढ़ती हुई कीमतों और वस्तुओं के अभाव ने भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया और 14 जुलाई 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया।
और गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र अपने भाषण में दिया, जिसका आशय था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर कोशिश में अपनी जान दे देंगे। उधर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1945 ईस्वी में वेबल योजना और शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ। सन 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चला। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया। इस उपबंध के द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। इसी क्रम में 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया और 200 वर्षों के ब्रिटिश दास्तां के बाद भारत ने प्रथम बार मुक्ति का एहसास किया। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने संक्षेप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में जानने और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समझने का प्रयास किया है। साथियों, आने वाले वीडियो में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास पर महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ चर्चा करेंगे। इसी के साथ मित्रों, मेरा आप सभी को नमस्कार।